हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो है मानव भूगोल के सिद्धांत में जो मानव पर्यावरण संबंध है उनको लेकर जो विचारधाराएं उत्पन्न हुई है उनका आज हम अध्ययन करेंगे। जिसमें जो प्रमुख विचारधारा है आज की वो है नियतिवादी विचारधारा, और इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह बीए सेकेंड ईयर का जो सेकेंड पेपर है मानव भूगोल, उसका यह पहला जो यूनिट है उसका भाग है। अगर हम देखें, जो मानव भूगोल है यह भौतिक भूगोल के बाद विकसित होने वाली भूगोल की प्रमुख शाखा है, और मानव भूगोल के विकास के साथ ही प्रारंभिक विकास के साथ ही एक विचारधारा उत्पन्न हुई, वो बनी नियतिवादी विचारधारा। मानव भूगोल के जो अंतर्गत जो मानव पर्यावरण संबंध है उसको लेकर जो विचारधाराएं डेवलप हुई थी उनमें 3 प्रमुख विचारधाराएं हैं, जिनमें नियतिवाद यानी निश्चयवाद भी हम इसको कहते हैं, और इसका एक और नाम है वातावरण निश्चयवाद, और इसको हम इंग्लिश में डिटर्मिनिज्म कहते हैं, यानी कि डिटर्मिनिस्टिक थॉट इसको हम बोलेंगे। जो नियतिवादी विचारधारा है इसके अंतर्गत मानव पर्यावरण संबंधों में प्रकृति को सर्वेसर्वा माना गया है, यानी कि मानव जो है प्रकृति के अंतर्गत नियंत्रित है, उसके समस्त क्रियाकलाप पर्यावरण के अधीन है, और कहीं ना कहीं हर जगह पर मानव अपने पर्यावरण से प्रभावित होकर ही कार्य करता है। 20वीं शताब्दी से पूर्व 2 प्रमुख विचारधाराओं का विकास हुआ था, जिनमें से एक विचारधारा संभववाद और दूसरी नियतिवाद थी। जो संभववादी विचारधारा है इसके समर्थक या इसको हम कह सकते हैं, इसके जो प्रमुख जो जनक है वो है लुसियन फेब्रे थे, और विडाल दिला प्लास भी संभववादी विचारधारा के समर्थक थे। और जो दूसरी विचारधारा है नियतिवादी विचारधारा का जो प्रमुख उत्पादक या कह सकते हैं जनक कह सकते हैं हम रेडजेल को। रेडजेल जो थे निश्चयवादी विचारधारा के जनक थे। ये मूल रूप से पर्यावरण पर अधिक बल देते थे। इनका मानना था कि मानव के समस्त क्रियाकलाप, समस्त उसकी दिनचर्या, उसका जीवन, उसका शारीरिक बनावट, हर चीज़ पर्यावरण पर निर्भर है, और उसी के अनुरूप ही मानव विकसित होता है। इसीलिए विश्व हर जगह, हर स्थान पर मानव कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पर्यावरणीय कारणों से प्रभावित है। यहाँ पर बात ये आती है कि जो 2 विचारधाराएं हैं निश्चयवाद और संभववाद, इसमें आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि दोनों विचारधाराओं में क्या अंतर है, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। परंतु अभी इसको हम आगे देखते हैं कि जो नियतिवादी विचारधारा है इसके समर्थक थे रेडजेल और ई हटिंगटन। ये दोनों विद्वान जो थे इन्होंने नियतिवादी विचारधारा पर बल दिया और इसको आगे बढ़ाया, और मानव पर्यावरण संबंधों के अंतर्गत पर्यावरण के द्वारा जितने भी परिवर्तन किए गए हैं मानव में, इसको प्रभाव डाले गए हैं, उन सबका अध्ययन इन्होंने किया और उसका उदाहरण दिए। भूगोल के अध्ययन के दौरान दुनिया के में सभी समाज और संस्कृतियों के विकास को समझने के लिए एक अलग ही दृष्टिकोण इस समय विकसित किया गया था, और इस दृष्टिकोण में माना गया कि कुछ ही दशकों के अंतर्गत यह बात सिद्ध हो जाएगी कि मानव बिना किसी पर्यावरण की प्रभाव के रह नहीं सकता, और उसके बिना मानव बिना प्रकृति के साथ तालमेल बिठाए विकास नहीं कर सकता है। यानी कि पूर्ण रूप से मानव किसके अधीन है? पर्यावरण के अधीन है, ऐसा नियतिवादी विचारधारा का मानना है। पर्यावरण नियतिवादी विचारधारा के अनुसार जो मनुष्य के आसपास जो पारिस्थितिकी जलवायु है और भौगोलिक कारक है, यही मात्र एक प्रमुख कारक है जो मानव संस्कृतियों और उनके व्यक्तिगत निर्णय और विकास को प्रभावित करता है। मतलब इनके अनुसार, जो रेडजेल है, इन विद्वान के अनुसार आगे हम अगर डिस्कस करते हैं तो इसमें जो पर्यावरणीय नियतिवादी विचारधारा है इसका मुख्य तर्क में कहा गया है कि किसी क्षेत्र की जलवायु का वहाँ रहने वाले लोगों की शारीरिक विशेषताओं एवं निवासियों के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसके लिए कई सारे विद्वान हैं जिन्होंने उदाहरण दिया। इसमें इब्न बतूता, इब्न खालदून, इन सब विद्वानों ने अपने अपने क्षेत्र में जो जलवायु है और उन जलवायु का जो प्रभाव है मानव के ऊपर, उसका उन सभी जलवायु प्रभावों का उन्होंने उल्लेख किया, जिसमें इन्होंने उदाहरण दिया कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से जैसे जैसे हम मध्य अक्षांशों और उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ेंगे तो हमें जितने भी अधिक उष्ण क्षेत्र हैं और अधिक ठंडे क्षेत्र हैं यहाँ पर हमें मानवीय बसावट कम मिलेगी, और अपेक्षाकृत जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र हैं यहाँ पर जलवायु अनुकूल होने के कारण जो मानवीय जनसंख्या है उसकी बसावट है वो भी सबसे ज़्यादा। इनका मानना है यही कारण है कि जलवायु अनुकूल नहीं होने के कारण आज भी जो विषुवत रेखीय क्षेत्र हैं और ध्रुवीय क्षेत्र हैं ये अभी भी पूर्ण रूप से बसे हुए नहीं हैं।
अब आता है कि पर्यावरण नियतिवाद और प्रारंभिक भूगोल जो है, इसमें क्या इनकी मान्यता थी और कौन कौन से विद्वान थे जो इस विचारधारा को समर्थन देते थे। इन विचारधाराओं के समर्थकों में ग्रेडजेल प्रमुख है, प्लेटो, अरस्तु, कार्ल रिटर, इब्न खाल्दून और चर्चिल सैंपुल। नियतिवादी विचारधारा के जो प्रमुख समर्थक हैं उनमें ग्रेडजेल, प्लेटो, अरस्तु, कार्ल रिटर, इब्न खाल्दून और चर्चिल सैंपुल है। ऐसा माना जाता है कि जो कुमारी चर्चिल सैंपुल है यह एक अमेरिकन विद्वान थी। ज़्यादातर जर्मन विद्वानों ने ही इस विचारधारा का समर्थन किया है, परंतु जो सबसे कट्टर नियतिवादी विचारक थी, जो कि फ्रेडरिक ग्रेडजेल की जो शिष्या थी चर्चिल सैंपुल, यह कट्टर नियतिवादी विचारधारा रखती थी और इसका समर्थन करती थी। तो इन्होंने इस संबंध में एक कथन भी कहा है कि जो मानव है वो प्रकृति का उत्पाद मात्र है और इसमें वह पर्यावरण के अनुसार उसका विकास होगा, इसके अनुकूल ही उसे विकसित होना पड़ेगा और उसके समस्त क्रियाकलाप जो होंगे मानवीय पर्यावरण के अनुकूल होंगे। अब अगर आता है कि शुरुआती दौर में जो विद्वान थे वो पर्यावरण नियतिवाद को मानने का उनका कारण ये था, उस समय तकनीकी विकास न के बराबर था और मानव इतना विकसित नहीं होने के कारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर था। इसीलिए जितनी भी विचारधारा आई, प्रारंभिक विचारधारा, वो पर्यावरण आधारित विचारधाराओं में से एक थी। और जो विभिन्न विद्वान थे जिनमें अल जहीज़, इब्न बतूता, इब्न खाल्दून, इस सब ने उदाहरण भी इन्हीं का ही दिया। और इन्होंने एक साथ में कई सारे विद्वान जिनमें अल हईज़ है, उन्होंने एक पूर्वी अफ्रीका में एक उदाहरण देते हुए बताया कि जो वहाँ अफ्रीका में रहने वाले लोग हैं उनकी त्वचा का रंग अधिक गहरा होता है। उसका कारण है कि वहाँ पर उच्च तापमान के कारण यह मानव के ऊपर प्रभाव देखा गया है। यानी कि यहाँ पर भी मानव के उसकी बनावट पर, शारीरिक बनावट पर, उसके खान पान पर, सोच पर, उसके सांस्कृतिक विकास पर भी कहीं ना कहीं सीधा पर्यावरण और प्रकृति का प्रभाव देखने को मिलता है। इब्न खाल्दून एक अरब समाजशास्त्री हुए हैं। इन्होंने विद्वान आधिकारिक तौर पर पहले पर्यावरण में से एक रूप में जाना था। उन्होंने कहा कि 1332 से लेकर 1400 तक इन्होंने पूरी दुनिया के इतिहास को लिखा है और इसमें कई तरीके से इन्होंने पर्यावरणीय प्रभावों का मानव के ऊपर अध्ययन किया है। और सारा अफ्रीका की गर्म जलवायु की वजह से जो मानवीय जीवन और मानवीय विकास पर जो प्रभाव पड़े हैं उनके भी इन्होंने उदाहरण दिए हैं। अब आता है कि वर्तमान में पर्यावरण नियतिवादी विचारधारा और आधुनिक भूगोल में इसका क्या महत्व है। अगर बात की जाए आधुनिक भूगोल की, तो जैसे जैसे मानवीय भूगोल का विकास हुआ और उसमें नई नई विचारधाराएं सम्मिलित हुई, इन विचारधाराओं के सम्मिलित होने के साथ ही धीरे धीरे नियतिवादी विचारधारा का विरोध किया जाने लगा, क्योंकि यह बात पूर्ण रूप से स्वीकार करना कि मानव का प्रत्येक क्रियाकलाप पूर्ण रूप से प्रकृति द्वारा नियंत्रित है, तो यह संभव नहीं है। इसलिए एक नई विचारधारा का नियतिवादी विचारधारा के विरोध में जन्म हुआ और वह विचारधारा कहलाई संभववादी विचारधारा, जिसके अनुसार मानव पूर्ण रूप से प्रकृति के अधीन नहीं है। वह अपनी तकनीकी विकास के जरिए, अपने कौशल और बुद्धि के जरिए जो प्रकृति में संभावनाएं व्याप्त हैं उनका उपयोग कर सकता है और विकास कर सकता है। तो इस बात को पूर्ण रूप से नकार दिया गया संभववादी विचारकों के द्वारा और नियतिवाद का घोर विरोध किया गया और इसके कई सारे उदाहरण दिए गए। इसको हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम संभववादी विचारधारा को डिटेल में डिस्कस करेंगे, परंतु अभी यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा में पूछा जाता है वह है कि निश्चयवादी और संभववादी विचारधारा, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या इसमें मुख्य अंतर है, इसका हम अध्ययन करेंगे। निश्चयवाद की जो विचारधारा है उसके अनुसार मनुष्य प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। वहीं इसके विपरीत संभववादी जो विचारधारा है उसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। किसके द्वारा? अपने तकनीकी विकास और तकनीकी कौशल के द्वारा, और वह प्रकृति दत्त अनेक संभावनाओं का अपने लाभ के लिए इच्छानुसार उपयोग कर सकता है। दूसरा है निश्चयवादी विचारधारा सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। वहीं इसके विपरीत संभववादी विचारधारा के अनुसार प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इसे सक्रिय कारक के रूप में या सक्रिय शक्ति के रूप में देखा गया है। तीसरा जो प्रमुख है अंतर, जो निश्चयवादी विचारधारा है, इसमें जो विद्वान है वो मानते हैं कि मानव का आचरण, निर्णय क्षमता, कार्यकुशलता, जीवन पद्धति, ये सभी कारक भौतिक पर्यावरण इन कारकों से प्रभावित होते हैं। वहीं इसके विपरीत जो संभववादी विचारधारा है उनका मानना है कि विचारधारा के अनुसार निश्चयवाद का एक यह सिद्धांत मनुष्य प्रकृति का दास है, अस्वीकृत बिल्कुल कर दिया गया। वह संभववादी विचारक बिल्कुल ऐसा नहीं मानते हैं कि मनुष्य प्रकृति का दास है।
चौथा जो अंतर इसमें देखा गया वह है निश्चयवादी विचारक के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण सर्वप्रमुख है जो मानव के समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। वहीं संभववादी विचारक के अनुसार इस बात पर बल दिया गया है कि मनुष्य प्रकृति के तत्वों को अपने लाभ के लिए चुनने के लिए स्वतंत्र होता है और इस दृष्टि से मनुष्य को उसके भौतिक पर्यावरण की अपेक्षा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब जो निश्चयवादी विचारक हैं इनमें प्रमुख हैं अरस्तु, हिपोक्रेट्स, हेरोडोटस, स्ट्रैबो और रोम विद्वान। इनमें यूनानी विद्वानों में निश्चयवाद का समर्थन किया, यानी कि जो निश्चयवादी विचारधारा है इनमें रोम और यूनानी विद्वान अधिक इसके समर्थक थे। उसके बाद में जो जर्मन विद्वान जो प्रमुख हैं उनमें रेटजेल, रिटर, हम्बोल्ट और कांट ये प्रमुख निश्चयवादी विचारक हैं। आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है अंतर को लेकर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके साथ ही अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप विशेष रूप से इसके बारे में निश्चयवादी विचारधारा के समर्थकों के लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम संभववादी विचारधारा की बात करें तो इस विचारधारा के जो समर्थक थे उसमें लूशियन फेब्रे, पॉल विडाल डी ला ब्लाश ये प्रमुख समर्थक हैं। डिमांजिया ये सब भी प्रमुख मानववादी या संभववादी विचारक हैं। इसमें आप विशेष रूप से याद रखें कि कौन कौन से निश्चयवादी विचारक हैं और कौन कौन से संभववादी विचारक हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो दूसरी प्रमुख विचारधारा है वो है संभववादी विचारधारा, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब लास्ट में जो एक विचारधारा आती है जो इन दोनों विचारधाराओं यानी कि संभववाद और निश्चयवाद इन दोनों के मध्य एक तालमेल का काम करती है, या हम कह सकते हैं इन दोनों विचारधाराओं की एक सम्मिलित रूप में एक साथ लेते हुए एक तीसरी विचारधारा विकसित हुई, वही है नव निश्चयवादी विचारधारा। उसको हम अंत में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।